अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय अर्थात अंतिम चरण में प्रवेश कर गए हैं और यह 1919 से लेकर के 1947 तक है। और चूँकि 1919 से लेकर 47 तक है तो अधिकांश जितनी भी घटनाएं थी स्वतंत्रता संग्राम से वह इसी बीच में आती है। तो जितना मैंने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा यह केवल तृतीय चरण में है, हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए तृतीय चरण को हम लोग समझते हैं और कौन कौन सी घटनाएं हुई प्रमुखतः उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला तृतीय चरण का गांधी युग प्रथम चरण माने गांधी युग का पहला चरण देखते हैं। तो 1919 से लेकर 47 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले दो चरणों में नरमपंथी व गरमपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिणामतः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। अब हम लोग गांधी जी के सामान्य परिचय पढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की थी। गांधी जी 1892 से लेकर 93 के बीच दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। इनका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे और इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की थी। इस दौरान क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका में भारत के प्रति रंग भेद की नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना पड़ता था और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना पड़ता था। गांधी जी ने इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। ठीक है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कोलेनबाग की मदद से टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना की। ठीक है, टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना की गई। वहाँ रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ठीक है, इस सभी घटनाओं को आप जरूर याद रखें। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1894 में। ठीक है, कोलेनबाग के ये मदद से इन्होंने टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में। मनसूख लाल हीरालाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादन थे। उनके प्रयासों के कारण या आंदोलनों के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। गांधी जी ने इस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या की तरह बताया। ठीक है, विदित है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से उन्होंने भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी ने गिरिमिटिया यानी कि इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या था कि यह एक अनुबंध श्रम प्रणाली थी जिसके तहत भारतीयों को श्रमिकों के रूप में विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा जाता था। गौरतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका तक था, जहां उन्हें नए श्रमिकों की आवश्यकता थी, किंतु 1807 में ही ब्रिटेन में दास व्यापार को अमानवीय घोषित करके समाप्त कर दिया गया था। याद रखें, 1807 में ब्रिटेन में दास प्रथा को अमानवीय घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त 1807 में वहाँ पर दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो एशियाई कंट्री थी या जो भी उनको उपनिवेश थे उनके साथ उनका व्यवहार वो अमानवीय ही रहा।
इसके अतिरिक्त 1843 में भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर देने से अनुबंध श्रम की एक नई अवधारणा इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली का विकास हुआ। ब्रिटिश इतिहासकार ह्यूग टिंकर ने गिरमिटिया मजदूरों को एक नए प्रकार की गुलामी के रूप में परिभाषित किया। आगे है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस वाक्यांश ने गांधी जी को अत्यधिक प्रभावित किया। गौरतलब है कि यह वाक्यांश जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का है। ठीक है, अनटू दिस लास्ट का है क्या, कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये गांधी जी ने इसे प्रचारित किया। गांधी जी की कुछ गहन धारणाएं इस पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है। इस पुस्तक के प्रभावाधीन होकर ही गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया। सर्वोदय का आशय सभी प्रकार से उत्थान या कल्याण से है। गांधी जी सभी व्यक्तियों के श्रम करने पर बल देते थे। वे आर्थिक न्याय हेतु ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का अनुसरण करते थे। गांधी जी थोरो के इस विचार से सहमत हैं कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करता है। याद रखें, ये गांधी जी थोरो के इस विचार के से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार किसे कहा था, जो सबसे कम शासन करती है। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र का समर्थन किया। गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता एवं धर्मांधता के विरोधी हैं। उनका धर्म से आशय सभी धर्मों में अंतर्निहित मूल शाश्वत तत्व से है, जो समस्त मानवों के कल्याण का हेतु है। वे सर्वधर्म समभाव की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। गांधी जी साधन एवं साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं। उनके अनुसार क्या है कि साधन एवं साध्य में अवियोज्य संबंध है। इसी तरह वे अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से किसी का अमंगल न होने देना ही क्या है, अहिंसा है। अब हम लोग गांधी जी के राजनीतिक सफर को देखते हैं। तो गांधी जी का भारत आगमन जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। गौरतलब है कि भारत की स्वायत्तता की शर्त पर गांधी जी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था। मतलब सामान्य तौर पर यह समझे कि अगर भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करते हैं तो वह उन्हें स्वशासन दे देगा। तो इस शर्त पर जो है गांधी जी सेना में भर्ती कर रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे सेना में भर्ती होने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोअर युद्ध जो 1899 से लेकर 1902 के बीच हुआ। गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों, चिकित्सीय सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1915 में उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो याद रखेंगे कि उनको गांधी जी को कैसर ए हिंद प्राप्त हुआ था, किस लिए? तो बोअर युद्ध में चिकित्सीय सेवा प्रदान किए थे और 1915 ईस्वी की बात है। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन और गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। याद रखें, गांधी जी के 3 प्रमुख आंदोलन जिसके कारण गांधी जी पूरा भारत व्यापी नेतृत्व कर पाए। तो एक तो था बिहार का चंपारण आंदोलन, दूसरा था अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन और गुजरात के खेड़ा कृषक आंदोलन। ठीक है, तो हम लोग इसे बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह कौन कौन से थे, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा?
और उसी चीज़ को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था। चंपारण में सत्याग्रह के प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला क्या था कि चंपारण में नील बागान मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तीन कठिया व्यवस्था, ठीक है। तीन कठिया व्यवस्था क्या थी? तो कृषकों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसके कारण क्या हुआ कि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया था, जिससे क्या है कि भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नीलों की मांग जो है ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बागान मालिक जो है नील की खेती बंद करने को विवश हो गए थे। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा लगान व गैर कानूनी अबवाब यानी कि अतिरिक्त कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तीन कठिया पद्धति खत्म हो जानी चाहिए। गांधी जी के प्रयास से ही किसान को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक आदि उनके सहयोगी थे। अब हम लोग पढ़ते हैं उनका दूसरा प्रमुख आंदोलन, ये अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। प्रथम भूख हड़ताल इसे कहा जा सकता है। अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन था इसे प्रथम भूख हड़ताल के रूप में भी हम लोग जानते थे महात्मा गांधी का। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ, ठीक है। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की थी, ठीक है। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और तथा सारे मामलों को न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईयाबेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रहे। याद रखेंगे कि ये अनुसुईयाबेन जो थी वह गांधी जी के सहयोगी किस आंदोलन में रहे? तो अहमदाबाद का जो मिल आंदोलन था उसमें सहयोगी रही थी और यह भूख हड़ताल का पहला प्रयोग था। इसके बाद पहला असहयोग आंदोलन अगर हम कहें तो खेरा सत्याग्रह को कहा जाता है। तो यह खेरा सत्याग्रह 1918 में देखें, याद रखें 1917 में संपन्न हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर का जो है आंदोलन और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और यह प्रथम असहयोग आंदोलन था। खेरा में किसानों की फसल अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई। इसके बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा मालगुजारी माफ़ करने की मांग की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामलों की पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष कौन थे? गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। इसी बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाएगा जो देने की स्थिति में हैं। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो ये था खेरा सत्याग्रह।
ठीक है। अब है रॉलेट एक्ट 1919। भारत में क्रांतिकारी गतिविधि के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। ध्यातव्य है कि 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई। इस समिति की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 पारित किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती है। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से इस काले कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने का आह्वान किया। इसके लिए गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं से भी सहयोग लिया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा भी गठित की गई। 9 अप्रैल यानी कुछ स्रोत में 8 अप्रैल भी है, गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो 9 अप्रैल, कुछ स्रोत में 10 अप्रैल भी है। तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मरे थे। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में ना जाए, अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापस करने की घोषणा कर ली। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा है। याद रखें, दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा है। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की समिति हेतु इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, अब्बास तैयब जी और M.R. जयकर इत्यादि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उसके निर्णय को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, ठीक है, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमन लाल, शीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे, ठीक है। हंटर आयोग हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमनिटी बिल पास कर लिया था। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू करना और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपना कर्तव्य को गलत समझा और तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा सम्मानार्थ तलवार जो है दिया गया, यानी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई, ठीक है। नोट में दिया है कि यूजीसी नेट से जुड़ी कुछ प्रमाणिक पुस्तकों में इस बात का जिक्र है कि ब्रिटिश संसद ने जनरल डायर को 2600 पाउंड की धनराशि प्रदान की थी। कुछ अन्य पुस्तकों तथा लेख में इस बात का जिक्र तो नहीं है,
कि ब्रिटिश संसद ने डायर को कितनी राशि प्रदान की थी, किंतु वे ये कहते हैं कि मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार ने धनराशि एकत्रित करने का कार्य शुरू किया था और यह धनराशि 2600 पाउंड थी। हालांकि बिपिन चंद्र ने मॉर्निंग पोस्ट के संदर्भ में 30,000 पाउंड की राशि का जिक्र किया है। सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्पश्चात उन्हें गिरफ्तार करके 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटोन विले जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, विश्व एवं भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स यानी सेव्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों के रवैये से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 में अली बंधुओं, इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। अब्दुल बारी अली बंधुओं के धार्मिक गुरु थे। याद रखें, अब्दुल बारी अली बंधुओं के धार्मिक गुरु थे। गांधी जी में जनता को संगठित करने का गुण शुरू से ही था, किंतु जननेता के रूप में उनका विकास असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। अब उनकी छवि अखिल भारतीय हो गई थी। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की की, याद रखें 1924 में जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पोस्ट को ही समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने 1924 में समाप्त कर दिया। ठीक है, 1920 के दशक में नई शक्तियों का उदय। अब हम लोग पढ़ते हैं कि राइज ऑफ न्यू पावर्स इन 1920 डिकेड। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम एवं तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्ष आधुनिक भारतीय इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण रहे हैं। 1920 के दशक में जिन नई शक्तियों का अभ्युदय हुआ वे इस प्रकार रही। ये कौन कौन से विचार पनपे? तो पहला है कि समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न समाजवादी एवं साम्यवादी संगठनों के उदय ने भारत में कांग्रेस के एक खेमे पर अपना प्रभाव दिखाया। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस इनमें मुख्य थे। वे युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचार तथा राजनीतिक कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रुग्णता को दूर करने की वकालत कर रहे थे। इन युवाओं पर रूस की क्रांति 1917 में जो हुआ था उसका व्यापक प्रभाव था। ताशकंद में 1920 में एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी तथा वहां रहने वाले कुछ अन्य उत्प्रवासी भारतीयों, जिसमें कि मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक भी थे, ने कॉमिंटर्न रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। कॉमिंटर्न के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना देखें 1924 में कम्युनिस्ट नेता सत्यभक्त, याद रखें कम्युनिस्ट नेता कौन थे? सत्यभक्त ने उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए। पहला, पूर्ण स्वराज की मांग, एक ऐसे समाज की स्थापना जहां उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की थी। भारत में साम्यवादी आंदोलन का इतिहास अधोलिखित चरण में बटा हुआ है, तो इसे तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बीच में पढ़ लेते हैं कि बम्बई में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दिसंबर 1925 में बम्बई में
सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित करके इसकी स्थापना की गई। पार्टी का मुख्यालय कानपुर से बम्बई स्थानांतरित किया गया। इस संस्था के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना करना। ये बम्बई में स्थापित पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी आंदोलन का पहला चरण क्या था। तो पेशावर षड्यंत्र केस, ये पहला चरण, तो यह 1922-23 में हुआ। क्या था पेशावर षड्यंत्र केस? तो यह केस मॉस्को से कम्युनिस्टों के भारत आने की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिशों द्वारा चलाया गया था। इसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने हेतु पेशावर लाया गया। यह मुकदमा 1922-23 में पेशावर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। इसके बाद कानपुर षड्यंत्र केस। कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इन पर भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का आरोप था। S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिन गुप्ता तथा कई अन्य साम्यवादियों ने कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद था मेरठ षड्यंत्र केस। 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर से 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया था। इसमें आधे तो राष्ट्रवादी तथा व्यापार संघ के लोग थे। इन कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की थी कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके मुकदमों के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया। जेल में इनसे मिलने भी गए। कांग्रेसियों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा लाए गए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, याद रखें पब्लिक सेफ्टी बिल जो लाया गया था वो साम्यवादी के विरुद्ध लाया गया था, को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। उल्लेखनीय है कि मेरठ षड्यंत्र केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। तो यह था। अब हम लोग द्वितीय चरण में आते हैं। किसका द्वितीय चरण? साम्यवादियों का दूसरा चरण। तो इस समय संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। विभिन्न आंदोलनों का संचालन अहिंसा, सत्याग्रह जैसी नीतियों के माध्यम से हो रहा था। व्यवहार में आक्रामक होने के कारण साम्यवादियों ने गांधी जी को बुर्जुआ वर्ग का नेता घोषित कर दिया। इन सब से साम्यवादियों का राष्ट्रीय महत्व कम हो गया। अंग्रेजी सरकार ने 1934 में भारतीय साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित किया। याद रखें 1934 में अवैध घोषित किया गया था भारतीय साम्यवादी पार्टी को। 1935 में पीसी जोशी ने पार्टी को पुनर्संगठित किया और पार्टी के महासचिव बने। नोट में देख लेते हैं कि सौमेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया था। कांग्रेस की स्थापना के साथ आई प्रथम उग्रवादी विचारधारा का पहला चरण 1916 में हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए लखनऊ समझौते के बाद शांत हो गया। 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद आई राजनीतिक शून्यता के माहौल में उग्रवादी विचारधारा फिर से पनप उठी। वैश्विक राजनीति से पनपी, यानी कि रूस, मिस्र, आयरलैंड, चीन और तुर्की में जो चल रहा था राजनीतिक माहौल जो चल रहा था उस राजनीति से पनपी क्रांतिकारी विचारधारा ने युवाओं को प्रेरित किया। इन युवाओं ने हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की नीति पुनः अपनाई। इन क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ कौन सा था? तो पंजाब था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था और बंगाल था। ये सभी गढ़ था। हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेता भी थे तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा क्रांतिकारी भी थे इसमें और इन्होंने भाग लिया HRA में।